हेलो स्टूडेंट्स। जब मैंने एंटर किया अब आप सोच रहे होगे कौन है। माई सेल्फ प्रीति गर्ग। आई एम ए सी एस एंड अ लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी and I cleared my CS in 2001, long way back. Okay. And I cleared all my attempts in first go through. So whatever is my focus, actually teaching is my passion. तो जो फोकस मेरा अपने टाइम में रहा है, आई वुड लाइक कि आपका भी वही फोकस अगर रहे तो यू विल नॉट गेट ओनली 40 और 50। अपनी रेंज 40 या 50 पे मत रखिए। अपना जो थिंकिंग का क्राइटेरिया उसको थोड़ा बड़ा करिए, होराइजन को थोड़ा बड़ा करिए। बस हमें थोड़ा सा एक प्रोफेशनल होने के उसमें आई वुड लाइक टू सजेस्ट आप अपना सिर्फ पढ़ने के तरीके में फोकस करिए। मेरा कौन सा पेपर है, कितने मार्क्स का है, उसमें क्वेश्चंस कितने तरीके के हैं, क्या पूछा जा रहा है और क्या लिखना है। अल्टीमेट मार्क्स वहीं से मिलने हैं, कहीं और से नहीं मिलने हैं। तो यू शुड फोकस ऑन, किस पे फोकस करेंगे आप? हम अगर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो हम किससे फोकस करेंगे? अरे मेरी आवाज आप तक आ रही है? आप इतने सारे हो तो आपकी आवाज नहीं आ रही? बताओ। अगर एग्जाम देना है तो एग्जाम में फोकस क्या होगा? मेरा पेपर क्या आना है, किस तरह के क्वेश्चंस आने और मुझे कैसे उनको प्रेजेंट करना है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल एग्जाम है जिसमें आपका लिखा हुआ आंसर जो यहाँ माइंड में है वो पता नहीं है, लेकिन जो पेपर पे लिखा हुआ है उसको इस तरीके से लिखना है कि आपकी नॉलेज रिफ्लेक्ट हो जाए। दिस इज व्हाट इज द मेन थिंग, राइट? नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद योर इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉस। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज, कौन सा पेपर नंबर है ये आपका? कौन से मॉड्यूल का कौन सा पेपर नंबर है? मॉड्यूल 1 पेपर नंबर 3। आवाज अपनी बाहर निकालिए। बड़े होके जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे तो ये आवाज ही है जो आपको हर चीज में हेल्प करेगी, राइट? इफ यू गो थ्रू इट, आई हैव डिवाइडेड इट इन, बेसिकली दिस इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। आई थिंक आप लोगों को पता होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। वन इज डीलिंग विद योर इकोनॉमिक लॉस, इसमें नहीं आ रहा है। रिमोट्स एंड फ्रीज होता है। सर को बुलाना पड़ेगा। हेलो। So if you go through it, this is your whole nutshell. मेरा सिर्फ ये बताने का तरीका इसलिए है कि आपको जब पढ़ने की अप्रोच स्टार्ट करनी है तो हमें हर सब्जेक्ट में अगर आप माने तो इसी तरीके से करनी। मेरे क्या पूछा जाना है मुझसे? लॉस। लॉस में इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉस, दे आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। साथ साथ बोल सकते हैं, ए एंड बी। जो आपका ए पार्ट है दैट इज ऑफ 70 मार्क्स। वेटेज देखनी है हमें, 70 मार्क्स एंड 30 मार्क्स। उस 70 मार्क्स के लिए वी हैव टू डू ऑल दीज एक्ट्स। दिस इज होल एंड सोल। आपके चैप्टर या स्टडी मॉड्यूल में क्या किया गया, एक एक चैप्टर में 2-2 3-3 मॉड्यूल्स ऐड कर दिए गए, 2-2 3-3 एक्ट्स ऐड कर दिए गए। तो टोटलिटी में मेरे जो एक्ट्स है वो है 29 एक्ट्स। कितने रीड करने हैं मुझे? और मेरे मार्क्स कितने हैं? 100 मार्क्स, राइट? नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मेरे पास 3 एक्ट्स हैं। वन इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, second one is stamp act, and third one is registration act, right? This is written in 6 point, transfer of property, 7th point is stamp act, and the next one is registration of documents. These are the 3 points जो आपकी property से relate करते हैं। Now we are going to start with your transfer of property act 1882। short form इसकी क्या होगी? टोपा 1882। Can I write TOPA?
किसी भी एक्ट को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हम उसके नाम से स्टार्ट करते हैं. उसके नाम की मीनिंग क्या है? क्या होगा इसका मतलब? एंड व्हाट इज दिस? Year of applicability. Year when it becomes an act. What is it? Year in which this becomes an act. Law becomes an act. Act क्या होता है? Bill becomes an act. Act क्या होता है? It is a set of rules defined by the government. Written law. लॉ जो रिटर्न में होता है और हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है. उसके बाद अल्टीमेट साइन किसके होते हैं? President. जिस ईयर में प्रेसिडेंट ने साइन किए हैं उस ईयर में ये एक्ट बनता है. मेक इट क्लियर कि ये जो ईयर है ये वो ईयर है जिसमें प्रेसिडेंट ने इस पर साइन किए हैं. अब आप कहेंगे 1882 तो इंडिपेंडेंस से पहले का है, राइट? इंडिपेंडेंस से पहले का है लेकिन एप्लीकेबिलिटी इसकी आज तक है. दिस इज डीलिंग विद 2 पॉइंट्स. वन इज योर ट्रांसफर एंड द सेकेंड इज योर प्रॉपर्टी. तो मेरे को इसमें क्या पढ़ना है? 2 चीजों के मतलब. ट्रांसफर क्या है और प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, राइट? एक थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री बताना चाहूंगी आपको इसकी. 1882 से पहले कोई रिटर्न लॉ नहीं था. प्रॉपर्टी तो तब भी थी पर कोई लॉ रिटर्न नहीं था. अब मिस्टर ए के पास एक लैंड है, फार्म हाउस है, राइट? और मिस्टर बी आए और उन्होंने उसको मारपीट कर भगा दिया और उसकी प्रॉपर्टी पे उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया. ए के पास क्या ऑप्शन होगी? ए क्या करेगा? लीगल तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ. पहले के टाइम में क्या होता नहीं, मारपीट करने लायक होता तो वो उसको निकाल ही नहीं पाता. ठीक है, ये जो इसका मतलब बेसिकली है, जो डिस्प्यूट्स है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो मेरे डिस्प्यूट्स हैं वो पहले कैसे सॉल्व होते थे. पहले के टाइम में क्या है, 2 भाइयों के बीच में अगर झगड़ा होता था तो बड़े लोग बैठे और उन्होंने उन दोनों की बातें सुनी और जो उन्होंने नेचुरल जस्टिस के हिसाब से ठीक लगा उस हिसाब से उन्होंने उनकी डिवीजन कर देते थे, राइट? तो यानी कि वहाँ कुछ लिखा हुआ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं हो रहे हैं. हम क्या फॉलो कर रहे हैं? वी आर फॉलोइंग द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस. जो नेचर का जस्टिस है उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस होते थे. पर ऐसा बहुत टाइम तक नहीं चलता. ये तो बहुत छोटे फैमिली डिस्प्यूट्स हुए, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है. दैट्स वाई इन 1882 एक एक्ट आया जिसका नाम हुआ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. दिस एक्ट इज डीलिंग विद प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी इज बेसिकली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? किस चीज को अपनी प्रॉपर्टी कहते हो? जिसके ऊपर मेरा हक है. हक मेरा मेरे पेन पे भी है, मेरे रजिस्टर पे भी है, मेरे बैग में भी है और सबसे ज्यादा हक मेरा मेरे मोबाइल पे है. दे दोगे किसी को भी? क्या हक है तुम्हारा? हक में राइट्स क्या है तुम्हारे मोबाइल पे? तुम्हारा अपने मोबाइल पे क्या राइट है? Right to use a यस. और अरे अपने मोबाइल पे, हाँ, अगर तुम्हारी फ्रेंड मांग ले तो तुम उसे दे दोगे? मतलब यूज करने के लिए, एक कॉल करने के लिए. लेकिन कोई चलता हुआ सड़क पे मांग ले तो नहीं दोगे. क्यों? क्योंकि वो मोबाइल तुम्हारा है, उसे दो या ना दो ये हक तुम्हारा है. दिस इज नोन एज प्रोप्राइटरी राइट्स. प्रोप्राइटरी का मतलब है मेरे प्रोप्राइटरी, और अगर हम इसे डिफाइन करें तो हम कहते हैं दिस इज अ बंडल ऑफ इकोनॉमिक राइट्स. थोड़ा सा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये ECL का पेपर आपका रिटर्न है, राइट? क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में
तो जितना लिखने की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका स्कोर अच्छा होता जाएगा, राइट? सो दिस इज अ बंडल ऑफ इकोनॉमिक राइट्स with respect to any subject matter. किसी भी चीज के पास इकोनॉमिक राइट्स क्यों कहा है हमने, बताओ? Properties linked with economic benefits. वैल्यू है उसकी कोई, इकोनॉमिक मीन्स उसकी कुछ वैल्यू है मार्केट में। बेचोगे क्या? जिसकी कुछ वैल्यू होगी। गिरवी किसे रखोगे? जिसकी वैल्यू होगी। दिस इज नोन एज इकोनॉमिक, राइट? इसमें मेरा अगर मैं कहूं तो मेरे पास राइट कौन कौन से हैं? आई कैन सेल इट, अपने मोबाइल को प्लेज कर सकते हो, करोगे नहीं पर कर सकते हो। प्लेज का मतलब गिरवी रखना। हाँ, गिरवी रखना। आप इसे यूज कर सकते हो, इसको किसी भी तरीके से रखना चाहो रख सकते हो, किसी को गिफ्ट देना चाहो दे सकते हो। तो दीज आर ऑल योर प्रोप्राइटरी राइट्स। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, राइट? एक और चीज बोलना चाहूंगी मैं आपको, दिस इज माई राइट इन रैम। मतलब पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट किसी को ये हक नहीं मिला हुआ लीगली कि वो मुझसे मेरी चीज ले ले। सो दिस इज व्हाट इज माई प्रोप्राइटरी राइट, जो सिर्फ मेरा है और मुझसे कोई छीन नहीं सकता। अगर छीनेगा तो लॉ इज देयर टू प्रोटेक्ट माई राइट। नेक्स्ट इज ट्रांसफर। वॉट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर? मूवेबल इमूवेबल में बाइफर्केशन अभी मैं बाद में कराऊंगी। दिस इज द बिगनिंग, तो आई एम जस्ट डीलिंग विद द कॉन्सेप्ट, राइट? ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा है? कितना टाइम हो गया पढ़े हुए? 1 साल, 6 months? भूल जाते हैं। ट्रांसफर का मतलब होता है हमें कोई चीज किसी को हम दें, किसी को कोई भी चीज देना इज नोन एज ट्रांसफर। तो दिस इज एन एक्ट। ट्रांसफर क्या है? ये एक एक्ट है बाय विच वन पर्सन conveys property टू अदर पर्सन। ट्रांसफर क्या है मेरी? वो एक एक्ट है जिससे एक पर्सन जो है दूसरे को उसमें क्या दे देता है? अपने प्रोप्राइटरी राइट्स। यहाँ पे प्रोप्राइटरी राइट्स से दोगे, जो है आपके पास आप सिर्फ वही दे सकते हैं। लॉ में ये सिंपल प्रिंसिपल याद रखिए, कोई भी केस लॉ आ जाए अगर राइट से रिलेटेड तो ये दिमाग में रखना कि जो मेरे पास है मैं सिर्फ वही दे सकती हूँ, इसके अलावा हम कुछ नहीं दे सकते। लीगली वी आर नॉट ऑथोराइज्ड, राइट? सो ट्रांसफर क्या हुआ? बोलो। प्रोप्राइटरी राइट्स किसी को देना, दिस इज नोन एज। अच्छा, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्रली? वॉलेंट्रली। ये कवर्न करेगा वॉलेंट्री उसको। राइट टू प्रॉपर्टी, हम इसी को ट्रांसफर कर रहे हैं अल्टीमेटली, राइट? आपको पता है जो यूनिवर्सली दिस इज रिकॉग्नाइज्ड, ये मेरा राइट जो है ऑल ओवर यूनिवर्स रिकॉग्नाइज्ड है, जो क्या कहता है?
every person has a right to own the property. हर एक पर्सन के पास क्या राइट है कि वो जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसका ओनर बना रहे, राइट? प्लस नो वन कैन deprive him of this right arbitrarily. कोई भी अपनी मर्जी से उससे ये प्रॉपर्टी छीन नहीं सकता है. यानी कि ये राइट इतना इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सल लेवल पे इसकी रिकॉग्निशन है. इंडिया में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? आपको पता है हमारे पास एक आर्टिकल 31 था जिसमें मेरा राइट टू प्रॉपर्टी मेरा फंडामेंटल राइट था. क्या था? मेरा फंडामेंटल राइट था कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को ओन कर सकूं और कोई मुझे उससे निकाल ना सके. बट दिस वाज एट द टाइम जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी. तब माहौल ऐसा था कि लोग एक दूसरे की चीज़ें छीन लेते थे. तो दैट्स व्हाई इट वाज गिवन एज अ फंडामेंटल राइट. लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई और उस डेवलपमेंट में स्टेट को, गवर्नमेंट को क्या चाहिए था? लैंड चाहिए थी. रोड्स बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं तो दूसरों की लैंड चाहिए थी. तो अगर ये फंडामेंटल राइट बन गया तो गवर्नमेंट ले ही नहीं सकती. तो उन्होंने क्या किया? इस आर्टिकल को डिलीट कर दिया. यानी कि अब ये मेरा फंडामेंटल राइट नहीं रहा. इसके बदले उन्होंने इसको एक नॉर्मल राइट बना दिया. आर्टिकल 300A में क्या बना दिया? ये मेरा नॉर्मल राइट है. आई हैव अ राइट टू ओन प्रॉपर्टी which cannot be taken by anyone save by authority of law. नॉर्मल राइट हो गया ये मेरा. सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ डाल दिया. इसका मतलब गवर्नमेंट चाहे तो डेवलपमेंट के लिए हमारी लैंड ले सकती है और उसके बदले आपको कॉम्पनसेशन दे देगी. आप उसका अपोज नहीं कर सकते. आप नहीं कह सकते कि ये मेरा राइट है कि मेरी प्रॉपर्टी कोई ना छीने. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मेन एक्ट. दिस वॉज द हिस्ट्री. हिस्ट्री में क्या था? सबसे पहले जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आया उससे पहले कोई रिटर्न लॉ नहीं था. प्रॉपर्टी का मतलब प्रोप्राइटरी राइट्स, कि मैं अपनी चीज़ों को ओन कर सकूं, उनको एंजॉय कर सकूं, किसी को देना हो तो दे सकूं. ट्रांसफर का मतलब ये प्रॉपर्टी राइट किसी को दे. और मैं प्रॉपर्टी राइट दे किसको कब सकती हूँ? जब मेरे पास वो प्रॉपर्टी राइट्स हैं तभी मैं किसी को दे सकती हूँ, अदरवाइज नहीं दे सकती. दिस एक्ट हैज कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1882 एंड द डेट इज, प्लीज मार्क इट. कई बार ये आ जाते हैं 1 जुलाई 1882, राइट? स्कोप ऑफ द एक्ट कहां से मिलता है हमें? प्रीएम्बल किसे कहते हैं? स्कोप का मतलब क्या होगा? ये किस चीज को अप्लाई करेगा? इन नटशेल हमें क्या पढ़ना है और हमारे पेपर में क्या आना है, राइट? तो इसलिए ये जितना लिमिटेड हो हमारे लिए उतना ही अच्छा है as far as exam is concerned. And this is defined in my preamble.
preamble says the object of the act is to define and amend. प्लीज इसको बहुत ध्यान से करिएगा. इस पे आई एम गोइंग टू आस्क वन पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपको पता है टोपा आपका है कितनी कवरेज का? 8 to 10 मार्क्स, 10% मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं, राइट? तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से करिए. द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इज टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन लॉज with respect to transfer of property by the act of parties. First thing is define and amend. I am telling you all this with the scope of a question which says there is one question that can come for the comment is TOPA is exhaustive. No. Or scope of TOPA is limited. Comment upon it. Right? जब हमें इस तरह का क्वेश्चन आता है कमेंट अपॉन इट, यूजली ये 3 मार्क्स का होगा, यूजली. अब अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मेरे को इसमें क्या करना है, इसका आंसर मैं अभी आपको इस समझाने के बाद एक फॉर्मेट प्रेजेंट करके दिखाऊंगी, राइट? फर्स्ट ऑफ इट, एग्जॉस्टिव या लिमिटेड का मतलब क्या है? एग्जॉस्टिव या लिमिटेड का मतलब है इट इज लिमिटेड in scope, means this is not applicable to all kinds of transfer of all properties. What am I saying is, if you want to remember, this is not applicable, n dot a dot याद रहेगा, not applicable to all kinds of transfers. सभी तरह की ट्रांसफर्स को एप्लीकेबल नहीं है. ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज, सब तरह की प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर एप्लीकेबल नहीं है. व्हाट एम आई सेइंग इज, सब तरह की ट्रांसफर्स को और सब तरह की प्रॉपर्टीज को ये एप्लीकेबल नहीं है. ये मीनिंग यू विल राइट इन फर्स्ट स्टेप. ओके, देन द सेकेंड इज, क्योंकि मुझे वर्ड लिमिट के साथ काम करना है, उतना लिखना है जितना रिक्वायर्ड है और उतने ही टाइम में लिखना है. First, I will write the meaning of this statement. This statement I have written not all kinds of transfers for all kinds of properties. तो हमने पहला पॉइंट डिराइव किससे किया है? पहला मैंने इसके ऑब्जेक्ट या प्रीएम्बल से किया है. मेरा ऑब्जेक्ट या प्रीएम्बल क्या कह रहा था? इट डिफाइंस एंड अमेंड. वर्ड यूज क्या है? जनरली आपने एक्ट में वर्ड पढ़ा होगा कंसोलिडेट. कंसोलिडेट का मतलब होता है सारे लॉज, जो भी उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड लॉज हैं वो सारे के सारे उस एक्ट के अंडर कवर हो गए हैं. पर ये क्या कह रहा है? आई एम डिफाइनिंग एंड अमेंडिंग सर्टेन लॉज. वो पहले ही कह रहा है मैं सारे लॉज कवर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सर्टेन लॉज कवर कर रहा हूं. सेकेंड इज, ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है? ट्रांसफर बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज.
what it is saying, what it is covering is transfer by the act of parties. ट्रांसफर का मतलब क्या बताया था? प्रॉपर्टी राइट्स को देना किसी को, ठीक है. अब ये प्रॉपर्टी राइट्स किसी को कैसे दिए जा सकते हैं? देयर आर टू वेज. वन इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ and the next one is by act of parties, right? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इसको एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि प्रीएम्बल क्या कह रहा है? दिस इज एप्लीकेबल टू ट्रांसफर्स बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज. तो जो ऑपरेशन ऑफ लॉ से ट्रांसफर हो रही है उसको ये एप्लीकेबल है ही नहीं. Your first example of it is succession. Succession का मतलब क्या होगा? जनरली हिंदू लॉज में बहुत प्रेवेलेंट है. विरासत में फादर की डेथ के बाद प्रॉपर्टी बेटे की, बेटे के बाद उसके बेटे की, उसके बेटे की, इस तरह से ये चलता रहता है. दिस इज नोन एज सक्सेशन. ये वॉलंटरी नहीं है, ये लॉ की वजह से हो रहा है, राइट? So that's why this is covered under operation of law और इसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है. सेकेंड थिंग इज राइट टू मेंटेनेंस. आपको पता है हिंदू लॉज में जो सारी प्रॉपर्टी है वो किसको मिलती है? मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली. देन व्हाट अबाउट द फीमेल मेंबर्स? दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द फैमिली. अब लॉ चेंजेस हो चुके हैं, लेकिन जो पहले सिनेरियो था उसमें क्या था? कुछ नहीं, डॉटर को कुछ नहीं मिलता था. नो, जो लीगली कंसीव्ड आइडिया था वो ये था, जो फीमेल मेंबर्स हैं वो प्रॉपर्टी की ओनर नहीं है, लेकिन उनको रहने के लिए जगह, लिविंग के उनके एक्सपेंसेस, राइट टू मैरिज, डेथ के उनके फ्यूनरल, जो एक लिविंग के एक्सपेंसेस हैं वो सारे वो उस प्रॉपर्टी से कमांड कर सकती हैं. उससे उन्हें कोई डिप्राइव नहीं कर सकता. लेकिन दिस इज गिवन बाय द लॉ. मतलब अगर ऐसा नहीं है फादर की डेथ हो गई तो बेटा मदर को बाहर कर सकता है. नो, शी हैज़ अ राइट टू मेंटेनेंस. हस्बैंड अपनी वाइफ को बाहर नहीं कर सकता. शी हैज़ अ राइट टू मेंटेनेंस. So this is what by operation of law. TOPA is not applicable to it. Okay? I am just giving all these examples क्योंकि अगर आपको एक या दो नंबर में क्वेश्चंस आता है which are the transfers by operation of law to which transfer of property act does not apply. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो सकता है, एक केस लॉ बन के आ सकता है आपको कि हस्बैंड की डेथ हो गई है, बेटे को ट्रांसफर हो गया है, तो क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, राइट? तो ये दोनों तरीके से आ सकता है. योर थर्ड इज रिसीवर, ट्रांसफर टू रिसीवर. रिसीवर कौन होता है, कभी सुना है अकाउंट्स में? इंसॉल्वेंट कौन होता है? किसे इंसॉल्वेंट कहते हो? जो अपनी लायबिलिटीज को अपनी एसेट से पे नहीं कर सकता. अब क्या करोगे? है ही नहीं. विजय माल्या जी ने अरबों खरबों उधार ले लिए, अब पैसे ही नहीं देने को क्या करोगे? सूली पे थोड़ा टांग दोगे. कोर्ट क्या आएगा? ठीक है तुम इंसॉल्वेंट हो, लेकिन तुम्हारे पास जितनी भी प्रॉपर्टी अवेलेबल है वो सारी इकट्ठी करेगा और वो एक ऑफिशियल अथॉरिटी होती है जिसको वो डेजिग्नेट करेगा, उसको दे देगा. किसको देगा? ऑफिशियल अथॉरिटी को, जिसे कहेंगे रिसीवर. उसको वो कहेगा ये सारी प्रॉपर्टी बेचो और क्रेडिटर्स को जितना पैसा दे सकते हो उतना वापस कर दो. बोलो व्हाट इज रिसीवर? रिसीवर कौन होता है? ऑफिशियल अथॉरिटी. उसे कौन अपॉइंट करता है? उसे क्या देता है कोर्ट? इंसॉल्वेंट पर्सन की प्रॉपर्टी. यानी कि रिसीवर को प्रॉपर्टी मिल रही है लेकिन एक्ट ऑफ पार्टी से नहीं, ऑपरेशन ऑफ
लॉ से, और उसका काम है उस प्रॉपर्टी को बेचना और उससे जो भी मिलेगा उससे क्रेडिटर्स को रीपे करना। Liquidator को लिक्विडेटर इज इन केस ऑफ कंपनी हु प्लेज अ रोल ऑफ रिसीवर। लिक्विडेटर, क्योंकि आप क्रेडिटर को नहीं दे सकते हो प्रॉपर्टी, वो तो सबसे पहले अपनी ले लेगा, बाकी क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे। तो एक इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट करती है कोर्ट, जिसको हम रिसीवर कहते हैं जनरल लोगों के लिए, कंपनी के केस में उसे हम लिक्विडेटर कहते हैं, राइट। Your next is sale in attachment of sale in execution of attachment. एमसीडी के टैक्सेस क्या होते हैं हमारे? प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स जाता है, बिजली का बिल जाता है, पानी का बिल जाता है, एमटीएनएल का अगर टेलीफोन लगवा लो तो बिल जाएगा, मोबाइल का तो चलो पता नहीं चलता, लेकिन एमटीएनएल वालों का तो जाता है। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये जो मेरे एमसीडी के टैक्सेस हैं या मेरा ये बिजली का बिल है, ये गवर्नमेंट के लिए क्या बन जाते हैं? रेवेन्यू, राइट। और अगर हम पे ना करें तो ये हो गए इन एरियर, इन्हें हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू इन एरियर्स। अब चलो हम तो, हमारा बिजली का बिल थोड़ा कम आता होगा, लेकिन जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनमें कितने अरबों खरबों में बन जाता है। अब गवर्नमेंट कैसे रिकवर करेगी? कोर्ट में जाएगी, कोर्ट क्या ऑर्डर करती है? इस प्रॉपर्टी को ही सेल कर दो, जिससे तुम्हें रिकवर करना है तुम उस प्रॉपर्टी को सेल कर दो, और जो तुम्हारा रेवेन्यू इन एरियर है वो रिकवर करके बाकी पैसा उसके हाथ में थमा दो। सो दिस इज व्हाट सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट कहते हैं उसकी वो प्रॉपर्टी उन्होंने ले ली, सील कर दी, सीलिंग, अपना ताला लगा दिया, अब वो उस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकता, उसको बेचा, जो गवर्नमेंट का देना था वो रखा और बाकी उसको हाथ में पकड़ा दिया। बट दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लॉ, तो TOP is not applicable to it, right? So what are arrears? Revenue in arrears क्या हुए? unpaid revenues. Unpaid revenues किसके लिए unpaid है वो? Government. गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट उनको कैसे रिकवर करेगी? By selling execution of पहले अटैच करेगी, यानी कि उस पर सील लगाएगी प्रॉपर्टी पे, फिर कोर्ट से ऑर्डर लेकर उसको सेल कर देगी। अवार्ड, लेटेस्ट मेट्रो निकल रही है, कितने लोगों की लैंड गई होगी? अनगिनत लोगों की प्रॉपर्टी गई है, घर गए हैं, राइट। तो उसके बदले उन्हें कॉम्पनसेशन देनी होती है। क्या देनी होती है? तो जो लैंड ऐसे एक्वायर की जा रही है, दैट इज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो इट इज नॉट कवर्ड इन योर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। रिवॉर्ड क्या होता है? रिवॉर्ड क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवॉर्ड, ये तो बता सकते हो? अरे जनरल सेंस में पूछ रही हूँ, कोई बड़े उसमें नहीं पूछ रही हूँ। प्राइज, मेडल्स क्या होते हैं? ये बहादुरी के रिवॉर्ड ही होते हैं। तो अवार्ड और रिवॉर्ड में क्या फर्क है? अवार्ड इज कॉम्पनसेशन बेसिकली, लेकिन मैम जब वो देते हैं दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पे जो सेंस यूज हो रही है वो कॉम्पनसेशन के लिए यूज हो रही है। जो लैंड एक्विजिशन है उसमें ये जो वर्ड है, इट इज फॉर कॉम्पनसेटिंग, जिसकी लैंड हम लेते हैं उसको जो अमाउंट देते हैं दैट इज नोन एज अवार्ड, राइट। रिवॉर्ड जो बहादुरी के लिए, गीता पोगट को क्या मिल रहा है? फुल मैम है रिवॉर्ड। ऐसे ही कोई भी प्लेयर है बाहर से अच्छा खेल के आया, गवर्नमेंट क्या करती है? कोई लैंड दे दे, कुछ भी दे दे, दैट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ।
And one more is the most important is grant of land to the widow of soldiers. जो सोल्जर्स हैं जो फाइट करते हुए मर जाते हैं उनकी फैमिली का खर्चा कौन चलाएगा? गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट उनको लैंड देती है, कई बार प्रॉपर्टी देती है. दैट इज नोन एज ग्रांट एंड दैट ऑल इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम योर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. तो मेरे लिए सबसे अच्छा ये क्या है कि मुझे इसके लॉ नहीं पढ़ने, सिर्फ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं. राइट? तो अब एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सक्सेशन प्रॉपर्टी मिल गई. अब प्रॉपर्टी मिल गई तो फीमेल मेंबर्स को क्या मिलेगा? राइट टू मेंटेनेंस. अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाए तो रिसीवर. अगर हमने एरियर्स नहीं पे करे तो गवर्नमेंट को एग्जीक्यूशन. और एग्जाम्पल याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो मोबाइल हाथ में हो तो फोन का बिल. ठीक है. एंड अवार्ड इज जो ये कॉम्पनसेशन. रिवॉर्ड गीता पोगट. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज ग्रांट ऑफ लैंड टू द विडो ऑफ सोल्जर्स. So this all is not in my course. I have to just remember the name because this can come as a 1 or 2 mark question. Right? Next is transfer by the act of parties. ये भी दो तरह की हैं. One is testamentary and other is non-testamentary. इसको मैं एक और बड़ा अच्छा सा नाम है मेरे पास विच इज नोन एज इंटर वाइवोस. राइट? वसीयत में हम क्या लिखते हैं? विल में क्या लिखते हैं? अपनी इच्छा. इच्छा किस चीज की? ट्रांसफर करने के अपने बाद अपने मरने के बाद. राइट? तो जो ट्रांसफर है वो कब इफेक्टिव होगी? जब वो पर्सन मर जाएगा. तो टेस्टामेंट्री में सिर्फ एक ही एग्जांपल है विल. इसमें जो ट्रांसफर है इट टेक्स इफेक्ट transfer takes effect after death of executor. executor मतलब जिसने विल बनाई है वो लिख देता है कि मेरे मरने के बाद मेरा ये घर मेरे बड़े बेटे को दे देना, ये घर मेरी वाइफ को दे देना. इस तरह से प्रॉपर्टी बढ़ती है. ये मेरा बैंक बैलेंस इसको दे देना. राइट? बट दिस टेक्स प्लेस आफ्टर द डेथ. This is not covered by your transfer of property act. चलो इससे भी पीछा छूटा. अब मेरे कोर्स में क्या है? खाली नॉन टेस्टामेंट्री ट्रांसफर्स. इसको हम इंटर वाइवोस भी बोलते हैं. इंटर वाइवोस. वाइवोस का मतलब क्या होता है? लिविंग. और इंटर का मतलब होता है बिटवीन. यानी कि वो ट्रांसफर्स जो लिविंग पर्सन्स के बीच में है. किसके बीच में है? लिविंग पर्सन्स के बीच में है. दे आर गवर्न्ड बाय योर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. राइट? दिस इज कवर्ड इन माय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. तो आप कह सकते हैं स्कोप ऑफ टोपा इज लिमिटेड. कैसे? सबसे पहले आप क्या वर्ड लिखेंगे? मीनिंग. इसका मीनिंग में क्या लिखेंगे? This does not cover the all kinds of transfers for all kinds of property. फिर आप कैसे डिफाइन करेंगे? प्रीएम्बल क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है? डिफाइन एंड अमेंड. कंसोलिडेट नहीं कर रहा है, डिफाइन एंड अमेंड कर रहा है. एंड दैट इज ओनली सर्टेन लॉज. सारे लॉज को कवर नहीं कर रहा है. थर्ड पॉइंट, दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू एक्ट ऑफ पार्टीज. और वो भी कौन सी? नॉन टेस्टामेंट्री, जो लिविंग पर्सन्स के बीच में है. यानी कि ये किस किस को एप्लीकेबल नहीं है? Transfer of property by operation of law and transfer of property which are in the टेस्टामेंट्री. राइट? दो चीजों को ये एप्लीकेबल नहीं है. तो माई स्कोप इज कन्फाइंड ओनली टू द टेस्टामेंट नॉन टेस्टामेंट्री ट्रांसफर्स.
So this is what your 3 marks answer. And there is one more thing that you will add in it, that is your section 4 of the act. You will act one more thing. section 4 of the act अपने आप में क्या कहता है कि ये act जो है ये exhaustive नहीं है. प्लेन वर्ड्स में सेक्शन में ही उन्होंने लिख दिया कि ये एक्ट पूरा नहीं है. अगर इफ something is not given in this act, कुछ अगर इस एक्ट में नहीं दिया हुआ तो यू कैन क्लैरिफाई इट फ्रॉम अदर एक्ट्स लाइक जनरल क्लॉज एक्ट, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, एंड एक बहुत अच्छा सा एक्ट है जो हमने अपने फाउंडेशन में बहुत पढ़ा है. बताओ. Contract. यस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. वो कहता है कि अगर यहां से मतलब क्लियर नहीं होता तो इन एक्ट्स की तुम हेल्प ले सकते हो. तो अपने आप में ही आंसर मेरा पूरा हो गया 3 नंबर का. सेक्शन 4 ने कह दिया कि ये मेरा एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है. अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो दूसरे, जैसे अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो कहीं और जाके देखो वो वाला, इट इज स्पेसिफिकली रिटन इन द एक्ट. आई थिंक समझ आ रहा है नहीं? अब मेरा जो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इसका एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑपरेशन वाले. अब आई हैव टू स्पीक अबाउट दिस. इसमें कुछ जनरल प्रोविजंस हैं, कुछ जनरल ट्रांसफर्स के लिए प्रोविजंस हैं, और कुछ ट्रांसफर्स मेरी ऐसी हैं जो मेरी स्पेशल ट्रांसफर्स हैं. क्या है मेरी? जनरल क्या होती है? जनरल का मतलब क्या होता है? जनरल कैटेगरी से बिलोंग करना बड़ा डिफिकल्ट हो गया आजकल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल? कोई रिजर्वेशन नहीं है, सबको अप्लाई करता है. लेकिन आप इस प्रोफेशन में, हमें भगवान की बहुत बड़ी देन है कि कोई रिजर्वेशन नहीं है. ये हमारा मेरिट है जो हमें आता है. दिस इज व्हाट सेक्शन 1 to 53A आर कवर्ड इन इट, राइट? एंड द स्पेशल ट्रांसफर्स आर सेल, mortgage, lease, gift, exchange, and there is one more. यहाँ लिख दे. Actionable claims. तो मेरे ये 6 कैटेगरीज ऐसी हैं जिसे मुझे अलग से पढ़ना है, राइट? तो ये सेल, मॉर्गेज और लीज है, ये हमारी डील करती है इमूवेबल प्रॉपर्टी से. ये 3 मेरी किससे डील करेंगी? गिफ्ट और एक्सचेंज मेरा मूवेबल से भी डील करता है और इमूवेबल से भी. और ये जो मेरा एक्शनेबल क्लेम है ये खाली मूवेबल प्रॉपर्टी से, राइट? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कुछ याद है उसमें? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल से डील करता है. तो इसलिए अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का सेल का कॉन्सेप्ट होगा तो मेरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होगा. लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का होगा तो मेरा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई करेगा. हो गया? Shall I start this? Yes. अब आप अपने नोट्स देख सकते हैं. Thank God. Introduction. The introduction, the first three. Actually,
देयर इज समथिंग जो हम इलेबोरेट करना चाहते हैं तो हमें वो नोट्स अपने आप बोर्ड पे ड्रॉ करने ही पड़ते हैं. द नटशेल उसका जो समराइजेशन है वो आपके नोट्स में है. द फर्स्ट पॉइंट सेज द लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किससे गवर्न हो रहा है? कौन सी डेट से आया ये? 1882. द एक्ट एक्सक्लूड फ्रॉम इट्स परव्यू ट्रांसफर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. एग्जाम्पल अपने आप बोल दो. मेंटेनेंस हो गया, सक्सेशन हो गया, रिवॉर्ड हो गया, और एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री हो गया, अटैचमेंट वाला, रेवेन्यू वाला. द स्कोप ऑफ द एक्ट इज लिमिटेड बिकॉज इट इज कन्फाइंड टू ट्रांसफर्स इंटर वाइवोस. इंटर वाइवोस का मतलब क्लियर है? हाँ, जो ट्रांसफरर है और जो ट्रांसफरी है दोनों का उस टाइम लाइव होना जरूरी है जब ये ट्रांसफर हुई है. This is takes effect between two living persons and this is governed by the TP Act, and it excludes testamentary succession which takes effect after the death, and that is governed by the Indian Succession Act, that is transfers by will. This is what was the introduction. Now I am starting with your kinds of property जो हम बड़ी देर से govern कर रहे हैं, बड़ी देर से डील कर रहे हैं प्रॉपर्टी एक्ट में. प्रॉपर्टी का मतलब, प्रॉपर्टी का मतलब अपने फोन को अपने पास ही रखना है. कॉल करेंगे तो मैं अपने फ्रेंड को दे सकता हूँ लेकिन किसी स्ट्रेंजर को नहीं देगा. दीज आर ऑल प्रोप्राइटरी राइट्स and I am dividing it in, it's the act is dividing the property in two parts. One is movable property and other is immovable property. Now you will be surprised कि act property से deal कर रहा है और जब मैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जाती हूँ तो देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. इसने मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन ही नहीं किया. इसने ये बताया ही नहीं है कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है. राइट. अब अगर मैं टोपा में जाऊं इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए तो इसने उसमें डिफाइन नहीं किया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, बट उसने क्या किया है, एक नेगेटिव डेफिनेशन दी है. नेगेटिव का मतलब क्या होता है? क्या नहीं है. यानी कि उसने क्या डिफाइन किया है, व्हाट इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी. उसने कहा है क्या नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी. स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास. वो कह रहे हैं ये तीनों, तो अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो ये क्या बन जाएंगी? स्टैंडिंग टिम्बर क्या होती है? ट्रीज. सारे ट्रीज तो नहीं होते जो काट के रखते हैं उसके लिए वुड के लिए. हाँ, वो सागवान की लकड़ी क्या होता है उसका यूज? अगर नहीं कटेगी तो वो यूजलेस है. उसको उगाया ही किस लिए गया है? कि वो काटे और उससे फर्नीचर्स बने, कोई और लकड़ी की चीज बने, तो उसको मूव करना ही करना है. ग्रोइंग क्रॉप्स, जो उगाए इसलिए गए हैं कि कटेंगे तभी काम आएंगे, अदरवाइज काम नहीं आएंगे. ग्रास कटनी है, कितनी लंबी करेंगे, काटेंगे ही ना. गाय खाएगी, भैंस खाएगी, कोई भी खाएगा, पर हम उसे लंबी तो नहीं कर सकते, रख तो नहीं सकते. तो दीज आर ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी. राइट. Next is the definition which is given in your General Clause Act. (1897). जनरल क्लॉज एक्ट क्या जनरल डेफिनेशंस देता है. राइट.
देखो इसने क्या किया है, ये कहता है प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि भाई ये तो हमें भी पता है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, लेकिन इसने सिर्फ जनरल सी डेफिनेशन दी है और इसमें उसने एग्जाम्पल दिया है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है? एनिमल बुक्स पे जो मिलती है रॉयल्टी राइटर को मिलती है, पब्लिशर से। लिख दिया हमने एक चीज, हमारी फॉरएवर मेरी क्रिएटिविटी है वो, तो उसको जो भी यूज करेगा वो मुझे उसको यूज करने के कुछ ना कुछ पैसे देगा। यस, तो जनरल क्लॉज एक्ट कहते हैं रॉयल्टी इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। एंड देन कम्स टू इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। मैं इनको साइड बाय साइड इसलिए लिख रही हूँ, आपके नोट्स में लिखी हुई है ये, लेकिन साइड बाय साइड लिख लेंगे तो एक ओवरव्यू क्लियर हो जाएगा। इसने भी जनरल क्लॉज एक्ट को रिपीट कर दिया। क्या कह दिया? प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड इट एक्सक्लूड्स। स्पेसिफिकली उसने क्या बोला है, क्या एक्सक्लूड कर रहा है वो? स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड थर्ड इज ग्रास। लगा कुछ मायने है? सेम है, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाएगा ना व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी, तो मेरे को ये 3 स्टेप्स में देना है। फर्स्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लिखना है कि उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी की कोई डेफिनेशन नहीं है। सेकंड, आई विल राइट सेकंड पॉइंट विल बी जनरल क्लॉज एक्ट, जिसमें हम कहेंगे कि प्रॉपर्टी हर डिस्क्रिप्शन की एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड द एग्जांपल इज रॉयल्टी। And your third point will be Indian Registration Act definition, which says property of every description except immovable, and it specifically excludes the 3 things जो उसने भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने भी एक्सक्लूड की हुई है। तो कहीं भी लिखा आ जाए, included here, no? You're talking about movable property. सॉरी, राइट, एब्सोल्युटली राइट। मैं बोल वही रही थी लेकिन लिखने में गड़बड़ हुई। इट इंक्लूड्स यानी कि कहीं भी आ जाए आपको स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास, आंख बंद करके क्या करोगे? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, जिसमें आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज दे देते हैं एंड देन यू हैव टू बाइफरकेट इट कि मूवेबल है या इमूवेबल है। तो इन तीनों को तो आंख बंद करके यू हैव टू राइट मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट? If you go through your act notes, it says transfer of property act does not define the term movable property. Second, general clause act means property of every description except immovable property. And the third is registration act. Movable property includes property of every description except immovable property. But 3 चीजें क्या क्या included है? And grass. Now we are going to study immovable property. ये जो पोर्शन रह गया, this I am going to do it just a little bit. Immovable property. Again, immovable property is not defined in the act. Act में इसकी कोई definition नहीं है, पर इसमें act में इसकी कैसी definition है? नेगेटिव में उसने क्या एक्सक्लूड किया है? एंड ग्रास। नाउ द जनरल क्लॉज एक्ट सेज, जनरल क्लॉज एक्ट ने इसको, जनरल क्लॉज एक्ट ने इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी डिफाइन किया होगा। इट सेज इट इंक्लूड्स, बस उसने इंक्लूसिव डेफिनेशन दी है। उसने क्या कहा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी
किसको इंक्लूड करती है? तीन चीजों को। लैंड तो आप आंख बंद करके कह सकते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम लैंड। क्या मतलब हुआ इसका? लैंड से बेनिफिट किस तरीके के हो सकते हैं? लीज रेंट। रेंट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। रेंट किससे मिलता है मुझे? प्रॉपर्टी से। तो जो रेंट इज अ बेनिफिट विच इज अराइजिंग फ्रॉम लैंड। क्या बिना प्रॉपर्टी के रेंट का राइट हो सकता है? नहीं। दैट्स व्हाई दिस इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपको सेल्स ऑफ गुड्स में याद हो, एनीथिंग अटैच्ड टू लैंड और थिंग परमानेंटली, हाँ अटैच कह सकते हो इसे, फास्टन वर्ड भी यूज कर सकते हो आप, फास्टन टू लैंड और अर्थ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहां पे जनरली केस लॉ आता है। जो मेरा केस लॉ आता है वो इस पॉइंट पे आता है। एक तो रेंट का बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम लैंड हो गया, एक हो गया एनीथिंग अटैच्ड टू लैंड और थिंग्स परमानेंटली अटैच्ड और फास्टन टू अर्थ। अब मैं आपसे इसके 2-3 एग्जांपल्स कर रहे हैं डिस्कस हम। नाउ यू हैव टू टेल। सबसे पहले एक मशीनरी का एग्जांपल बहुत फेमस है, राइट? एक मशीनरी है, आपने किससे एम्बेडेड की है? आयरन पिलर से लगाई है। जनरली बड़ी बड़ी मशीनें कैसे लगती हैं? पिलर से गाड़ के सीमेंटेड प्लेटफॉर्म पे लगती हैं। जब वो सीमेंटेड प्लेटफॉर्म पे लग गई, उसके बाद मशीनरी भी तो चल के आई है, मूवेबल तो है वो, लेकिन वंस इट इज फिक्स्ड विद आयरन पिलर्स ऑन अ सीमेंटेड प्लेटफॉर्म, व्हाट विल इट बी? क्यों? अटैच्ड टू अर्थ, परमानेंटली फास्टन टू द अर्थ। आपको जो वर्ड लिखना है, आपको वहां पे ये लिखना है कि जनरल क्लॉज एक्ट में स्पेसिफिकली वो चीजें जो अर्थ या लैंड से अटैच्ड है परमानेंटली, इंटेंशन क्या है? लॉन्ग टर्म यूज की है, देन दे आर इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट? तो ये केस लॉ में आपको जनरल क्लॉज एक्ट का ये पॉइंट, सी पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन इन द ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन जनरल क्लॉज एक्ट स्टेट्स anything attached to land or things permanently attached or fastened to earth are immovable properties. So machinery is embedded, permanently fastened, that's why this is an immovable property. If you are going to write in this fashion, you will get full marks. 1-2 नंबर ये बड़े मैटर करते हैं। इसमें टीचर्स क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हुए आधा नंबर भी दे सकते हो, 2 का क्वेश्चन है तो 1 भी दे सकते हो, और 3 का क्वेश्चन है तो 1-1.5 कुछ भी दे सकते हो। द थिंग इज, अगर आपने जनरल क्लॉज एक्ट लिखा है तो ऑटोमेटिकली आधे नंबर आपके वहीं चल आ गए, राइट? और उसके बाद अगर ये पॉइंट लिखा है, देन यू विल राइट द डिसीजन मशीनरी इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट फुल 3 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर आता है तो आपके फुल 3 मार्क्स आएंगे, राइट? सो अब आप बता सकते हैं आप क्या लिख के आएंगे इसमें। आई जस्ट वॉन्ट कि जब आप क्लास से बाहर जाएं तो अगर आपको पेपर में बिठा दिया जाए तो आप जो है पेपर को प्रेजेंट पूरा कर पाए। तो अगर मशीनरी आ जाती है एम्बेडेड विद पिलर्स, पहले जनरल क्लॉज एक्ट की डेफिनेशन, जनरल क्लॉज एक्ट की भी सिर्फ एनीथिंग अटैच टू अर्थ वाली, सारी देने की जरूरत नहीं है, राइट? एंड देन योर डिसीजन, machinery is an immovable property because it is permanently fastened to earth, right? Everyone? Trees. Trees क्या है? इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ट्रीज को। One is your standing timber and the other one is your timber free.
दोनों में क्या फर्क होगा? फर्नीचर वाली लकड़ी, सागवान, ठीक है, और टिम्बर फ्री आम का पेड़। आम का पेड़ तो नहीं काटोगे, आम ही कर लोगे उसमें से। तो क्या है, जिनका पर्पस टिम्बर नहीं है, जिनका पर्पस लकड़ी के लिए उनको नहीं उगाया गया है, वुड के लिए उनको नहीं उगाया गया है, दे आर नोन एज टिम्बर फ्री। यू कैन रिमेंबर द वर्ड मैंगो। ये तो ट्री लगा रहा है जब तक अच्छा है। तो दिस इज योर इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड दिस इज योर मूवेबल प्रॉपर्टी। प्रेजेंट कैसे करोगे? जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिखते हैं तो हम जनरल क्लॉज एक्ट को ले सकते हैं। स्टैंडिंग टिम्बर, दिस इज द, no sorry, timber free, this is the thing which is permanently fastened to the earth, that's why this is an immovable property, right? और स्टैंडिंग टिम्बर का आ जाए तो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, जनरल क्लॉज एक्ट में भी है, सॉरी जनरल क्लॉज एक्ट में नहीं है, रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी है, और जो टोपा की डेफिनेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी की उसमें भी स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि ये मूवेबल है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए मुझे दो कौन से एक्ट वहां पे स्टेट करने हैं? एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो नेगेटिव डेफिनेशन दी हुई है, राइट? इज इट क्लियर एवरीवन? क्योंकि ये 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन है, ठीक है। These were the 2 examples. Now I am going to give you the definition of immovable property in Indian Registration Act. इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ने डिफाइन कर दिया, कुछ चीज़ों को डिफाइन कर दिया कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं। तो इनको तो आप बाय हार्ट याद कर लेना, क्योंकि अगर मेरा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए ये बाइफर्केट करने के लिए कि कौन सी मूवेबल है कौन सी इमूवेबल है, तो ये मेरे बाय हार्ट याद किए हुए एज इट इज़ मेरे को, क्योंकि उसमें कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं लिखनी, सिर्फ छांटना है ये मूवेबल और ये इमूवेबल। सबसे कॉमन लैंड, बिल्डिंग, हेरिडिटरी अलाउंसेस, right to ways, lights, ferries, फिशरीज। क्या हुआ बेटा? लिख लो, ये पॉइंट वाइज लिखोगे तो ज्यादा अच्छे से याद रहेंगे। And the last point is any benefit arising out of land or things attached to earth but excludes लैंड। सबको पता है, बिल्डिंग बिना तोड़े नहीं लेके जा सकते, ईंट पत्थर लेके जा सकते हो उसके, लेकिन वो बिल्डिंग नहीं कहलाएगी, राइट? हेरिडिटरी अलाउंसेस क्या होते हैं? हेरिडिटरी का मतलब पोते दादा से बेटे, बेटे से उसके बेटे, बेटे से उसके बेटे को जो ट्रांसफर होते हैं। अगर मेरे ग्रैंडफादर बहुत बड़े जमींदार हैं, लिख गए कि यहाँ का जो भी किराया आएगा इस पूरे गांव का, जो भी ये किसान देंगे हमें, वो सारा मेरे पोते का है। व्हाट इज इट? जो भी उसका पोता होगा, चाहे वो कोई भी हो, उसको क्या मिलेगा?
हेरिडिटरी अलाउंसेस वो मुझे इसलिए मिले हैं क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर फैमिली में बॉर्न हुए, राइट. राइट टू वेज, अपने घर के आगे गाड़ी किसकी पार्क करते हो? किसी और की करने देते हो? क्यों? घर के साथ वो भी खरीद लिया क्या पार्किंग स्पेस? बताओ. जनरल ट्रेंड यही है, कोई भी नहीं खड़ी करने देता. इनफैक्ट अगर मार्केट में भी चले जाओ, किसी के घर के आगे खड़े कर दो तो वो तुरंत कह देते हैं कि यहाँ से गाड़ी हटा. क्यों? क्योंकि वो घर मेरा है, उससे बिलोंगिंग मेरी है, उस पर सारा हक मेरा है. तो आजकल ये हक थोड़ा एक्सटेंड हो गया बाहर तक. तो दिस, क्या आपके घर से कोई भी जा सकता है? मान लो पड़ोसी कहे कि पीछे से मुझे इतना घूम के जाना पड़ेगा, मैं आपके घर से ये जो गली आपने निकाली हुई है उससे मैं पीछे तक चला जाऊं, तो आप पड़ोसी को तो अलाउ कर दोगे अगर अच्छा पड़ोसी है, पर हर एक को अलाउ कर दोगे? तो राइट टू वे क्या है? रास्ता. हमारे घर से, मेरी प्रॉपर्टी से जाने का रास्ता. एक वो स्टोरी सुनिए छोटे बच्चों की, जो दो फ्रेंड्स होते हैं, वो कहते हैं मैं खेत खरीदूंगा और मैं वो कहते हैं मैं भैंस खरीदूंगा, फिर वो मेरे तुम्हारे खेतों में जाएंगी. नहीं सुनी? घर जाके सुनना. फिर क्या हम वो क्या कहते हैं कि तुम्हारी भैंसें मेरे खेत में कैसे आ सकती हैं? हम अपने खेत में, अपने घरों में, अपनी किसी भी चीज़ में किसी को भी आना अलाउ नहीं करते हैं. अगर उससे कन्वीनियंटली कोई रास्ता जाता भी है, राइट टू वे क्या है? उससे कन्वीनियंटली कोई रास्ता जाता है, लेकिन उस पर सिर्फ मेरा हक है, मैं किसी और को वो हक नहीं दूंगी. दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी. लाइट्स, जब हम घर बनाते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं क्या सोचते हैं? 10 दिन बाद टूट जाएगी, फिर दूसरी लगा लेंगे. जब हम फर्नीचर लगाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज को क्या सोच के करते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए. तभी एक पर्सन जब भी कुछ बनाता है उसमें अपनी पूरी जी जान लगा देता है, अपने सारे सोर्सेस लगा देता है, क्योंकि उसकी इंटेंशन है कि वो उसको बहुत लंबे टाइम तक यूज करे. दैट्स वाई इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट सेज, जो आपने लाइट्स का मतलब है जो भी और फर्नीचर फिक्सचर्स आपने लगाए हैं, क्योंकि उनकी इंटेंशन लॉन्ग टर्म की है, दैट्स वाई दे आर इमूवेबल प्रॉपर्टीज. फेरीज क्या होती हैं? बोट्स, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम. अगर मेरे, ये जनरली गांव में होता है और गोवा में एक जगह बहुत ज्यादा पॉपुलर है. कैपिटल में भी होता है. अच्छा, आई हैव सीन इट इन गोवा. वहाँ क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पहले क्या होते थे, नदी से रास्ता अगर कट रहा है तो हम दूसरे रास्ते कैसे जाएंगे? कोई बोट से. दैट इज नोन एज फेरीज. और अगर कोई उसका मालिक हो उस नदी का, तो फेरीज पे हक किसका हो गया? मालिक का. तो दैट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू सिर्फ वो वहां पर है इसलिए है, अगर नहीं होगी जगह तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. बोट्स की बिना पानी के कोई वैल्यू नहीं होगी. फिशरीज, ए ने बी को क्या कहा? ए ने कहा मेरे घर में ना एक पॉन्ड है और उसमें बहुत सारे फिशेस हैं. बी क्या कहेगा? मुझे ये फिशेस पकड़ने दो, मैं इनको सेल करके तुम्हें भी बेनिफिट दे दूंगा और मैं भी ले लूंगा. दिस इज व्हाट इज फिशरी. लेकिन ये बेनिफिट क्यों है? क्योंकि पॉन्ड है, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी है. दैट्स व्हाई दिस इज इंक्लूडेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी. एंड द लास्ट वन इज एनी बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड और थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ. बट एक्सक्लूड किसको करेगा? स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास. राइट. So immovable property is not defined in this act, but according to the act, immovable property में क्या क्या included नहीं है? Standing timber, growing crops, grass. Growing trees are immovable property. कब तक? जब तक कि वो land से separate नहीं हो जाते. General Clause Act का I have told you it includes land benefits arising out of land or permanently fastened to anything attached to the earth. Similar way, Indian Registration Act includes the benefits to arise out of land, hereditary allowances, right of way, lights, ferries and fisheries in immovable property. Thus, from the above discussion, immovable property का meaning क्या आ जाता है? वही तीन चीजें, land,
benefit arising out of land or things permanently attached to the earth. Example of grants of right. ए ने बी को कहा मेरे पास लेक है, तुम आओ इसमें से फिश पकड़ो और ले जाओ, और वैल्यू क्या थी उसकी 700 रुपये। तो कोर्ट ने कहा कि ये एक इमूवेबल राइट का ट्रांसफर है। किसका ट्रांसफर है? इमूवेबल राइट का, और इसकी 100 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू है तो इसकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। ये तुम ओरली करोगे तो हमारे यहाँ कोई इसका वो नहीं है, हमारे पास मत आना। अगर तुमने रिटर्न में इसको रजिस्टर कराया हुआ है तो हमारे पास लेकर आना, हम इसको एग्जीक्यूट करा देंगे। लेकिन खाली ओरली किया हुआ है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस बेसिक फोकस इज कि ये जो राइट है कैच एंड कैरी अवे फिश फ्रॉम द लेक, दिस इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर आपको याद रहे तो आप ये आनंदा बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का केस लॉ, आनंदा बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का केस लॉ दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि क्या है कि ये पॉइंट्स हमें केस नहीं एक्सप्लेन करना है, सिर्फ उसका एक क्रूशियल पॉइंट एक्सप्लेन करना है। अब याद कैसे रहेगा? 4 बार अगर इस पेज पे नज़र मार लोगे घर जाके तो ये दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर का बिना देखे हम कुछ चीज़ें करते हैं। यू हैव टू टेल राइट टू कलेक्ट रेंट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल है इमूवेबल है? क्यों? बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। ये कुछ जजमेंट्स हैं जिसमें ये डिसाइड हो चुका है। राइट टू वे क्यों? इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, और साथ में ये बेनिफिट्स जो है ये अटैच टू द लैंड है। अ राइट टू कलेक्ट ड्यूज फ्रॉम फेयर ऑन अ पीस ऑफ लैंड। मेरी जगह है, मैं मेला लगाने दूं या ना दूं, मेरी मर्जी। तो इसलिए ये फेयर लगाने का राइट किससे अटैच्ड हो गया? लैंड से। तो ये क्या हो गया? इमूवेबल प्रॉपर्टी। हेरिडिटरी ऑफिसेस, दादाजी चेयरमैन थे, फिर बेटे बन गए, फिर बेटे का बेटा बन गया, हेरिडिटरी ऑफिस। इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन, इंटरेस्ट ऑफ मॉर्टगेजी वी विल डू इन मॉर्टगेज, राइट। राइट टू कलेक्ट लैक फ्रॉम ट्रीज, क्योंकि ट्रीज हैं तो वो है, और ट्रीज लगे रहेंगे तब तक लैक मिलेगा, अदरवाइज लैक नहीं मिलेगा। राइट ऑफ फेरी, राइट ऑफ फिशरी, राइट टू रिसीव फ्यूचर रेंट्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ लैंड्स। ये कहता है कि आज से 4 महीने बाद, आज से 4 महीने बाद जो साल भर का किराया है वो तुम ले लेना। प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो वो इमूवेबल। रिवर्जन हम अभी करेंगे। फैक्ट्री, अब हमारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इसको बहुत लाइटली मत लेना, क्योंकि ये 3 नंबर में जब आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मूवेबल है या इमूवेबल है, राइट। और ये बिल्कुल ऐसे मार्क्स हैं जो ऐसे ही मिलते हैं, जिसमें टीचर्स की भी डिस्क्रिप्शन नहीं है कि वो कुछ काट सके। राइट ऑफ वर्शिप, इमूवेबल तो हो ही नहीं सकता, पूजा कहीं भी करें, कैसे भी करें। गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट्स, प्रोमिसरी नोट्स क्या होते हैं? रुपए। कभी अपने नोट को देखना, उसमें लिखा हुआ है। हाँ। रॉयल्टी, राइट टू रिकवर मेंटेनेंस अलाउंस, कहाँ लिखा हुआ है? ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कॉपीराइट क्या होता है? पढ़ लिया? कॉपीराइट क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ऑथर का राइट है, देना चाहे दे सकते हैं, नहीं देना चाहे। इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को टीपीए एप्लीकेबल नहीं है। डिक्री फॉर सेल नहीं करेंगे, मॉर्टगेज का भी। डिक्री फॉर एरियर्स ऑफ रेंट, एरियर्स ऑफ रेंट क्या होंगे? रेंट दिया ही नहीं टेनेंट ने, साल भर हो गया, वो क्या कहलाएंगे? एरियर्स ऑफ रेंट। और कोर्ट अगर डिसीजन दे दे वो क्या कहलाएगा? डिक्री। डिक्री क्या है? कोर्ट की जजमेंट है। क्या मानी जाएगी? डिक्री इज अ जजमेंट ऑफ कोर्ट, जिसमें वो ऑर्डर करता है कि इसके जितना भी रेंट बनता है आप पेमेंट कर दो। तो ये हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। जो कोर्ट की जजमेंट है उसमें उसका हक हो गया लेने का, लेकिन वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी।
मशीनरी जो परमानेंटली अटैच नहीं है, और ये हमेशा याद रहेगा, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप एंड ग्रास। 3 मार्क्स क्वेश्चन नटशेल, जिसमें फुल मार्क्स मिल सकते हैं, राइट। देयर इज वन मोर थिंग, बोर तो नहीं हुए? हो गए? नहीं हुए। See, there is one more thing that we say. Sometimes movable property is also regarded as immovable property. Movable property को immovable property भी treat किया जाता है. This is very important thing जो आपको 2 marks का question है. When is movable property treated as immovable property? इसके लिए हमारे पास 2 टेस्ट है. When you are going to present your answer, the question is, when can movable property be treated as immovable property? There are 2 tests for it. One is mode of annexation, other is purpose of annexation. अनेक्सेशन का मतलब क्या होता है? अटैच करना. अनेक्सेस क्या होते हैं? अटैच. यस. अगर एक मशीनरी है जिसको मैंने आयरन पिलर्स के साथ एम्बेड किया है, तो यानी मैंने क्या करा है? उसको फिक्स, परमानेंटली फिक्स किया है. तरीका मेरा क्या हो गया? परमानेंटली फिक्स करने का. स्क्रू बोल्ट से इस तरह से किया है कि ये यहाँ पे परमानेंट हो जाए. अगर मैं अपना घर या कोई बिल्डिंग बना रही हूँ और व्हाइट मार्बल लाके स्टोर कर दूं, व्हाइट मार्बल लाके स्टोर कर दूं, और उसको क्या कर पर्पस होता है उसका? चिपकाना. चिपकाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो दिस इज मोड ऑफ एनेक्सेशन इज व्हाट, वो इस तरीके का है कि वो परमानेंट हो जाए. और पर्पस मीन्स इंटेंशन. लॉ में देखो हर चीज में इंटेंशन बहुत बड़ी चीज होती है. अगर ये मशीनरी ओनर लगा रहा है और किस इंटेंशन से लगा रहा है कि मैं इसको परमानेंटली इंजॉय करूं, तो ये क्या हो जाएगी मेरी? है ये, चाहे मशीनरी मूवेबल है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकती है, लेकिन दिस इज काउंटेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी. सेलर है, वो भी तो अपने पास स्टोन्स लाके स्टोर करता है. उसकी इंटेंशन क्या होती है? सेल करना. परमानेंटली रखना तो नहीं होती. दैट्स वाई अगर सेलर ने रखी है तो वो एक मूवेबल है, और अगर हम ला रहे हैं चिपकाने के लिए अपने घर में, तो हमारे लिए वो इमूवेबल है. सिमिलर वे इज एग्जाम्पल ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर्स. क्या देखोगे इसमें? सेलर है, सोफा भी रखा हुआ है, बेड भी रखा हुआ है, मूवेबल है क्योंकि उसका पर्पस क्या है? सेल करना. और अगर मैं अपने घर में लाके लगा लूं तो मैं उसको किस तरीके से लगाऊंगी? अगर मैंने कुछ भी लगाना है, फैन है, लाइट्स हैं, सारी चीजें हैं, परमानेंटली फिक्स करने के तरीके से, तो वो इमूवेबल हो जाएगी. तो समटाइम्स जब हमें ये जज करना हो कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल तो नहीं है, हम 2 टेस्ट क्या देखेंगे? एक तो वो कैसे जुड़ा है, सेकंड इंटेंशन क्या है. राइट? हो गया? Ma'am, I have a doubt. या
in this furniture and fixture point, you talked about whether it will be for a permanent nature or temporary. And when we discussed the Indian Registration Act and movable property definition, lights was included. So are we supposed to write both the points or No, no, one or no. two? You will write just one point. You have to specify ये किस particular एंगल से पूछा जा रहा है, कि ये इस एंगल से पूछा जा रहा है इसकी रजिस्ट्रेशन करानी है या नहीं करानी, या ये इस एंगल से पूछा जा रहा है कि ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मूवेबल है या इमूवेबल. ओके. टीपीए एक्ट ने किस किस को डिफाइन नहीं किया है? ना उसने मूवेबल को किया, ना उसने इमूवेबल को किया, पर उसने एक चीज को डिफाइन किया है, अटैच्ड टू अर्थ. किसको डिफाइन किया उसने? और इसको हम एक और चीज बोलते हैं, वी कॉल्ड इट एज डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर्स. क्या नाम देते हैं हम इसको? फर्नीचर एंड फिक्सचर से इसका मीनिंग आप गेस कर सकते हैं कि अगर अटैच इसलिए किया गया है कि इसको परमानेंटली एंजॉय करना है, तो ये क्या हो जाएगी? Immovable. और अगर अटैच इसलिए किया गया है कि ये बेचनी है, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी. इट सेज अटैच टू अर्थ इंक्लूड्स थिंग्स रूटेड इन अर्थ. रूटेड इन अर्थ कौन सी चीजें होती हैं? यस, ट्रीज. थिंग्स एम्बेडेड इन अर्थ. एग्जाम्पल इसका है बिल्डिंग, मशीनरी, तीन चीजें जो प्लांट कर दी, रूट कर दी, मिट्टी में उगा दी, जो हमने उसको मैन मेड आर्टिफिशियल बिल्डिंग्स, मशीनरी, जिसको हमने अच्छे से उसमें गाड़ दिया. थिंग, और या जो इन चीज़ों से अटैच्ड, जो बिल्डिंग से अटैच्ड है, जो ट्री से अटैच्ड है, जो मशीनरी से अटैच्ड है, वो भी क्या हो गई हमारी? अटैच टू अर्थ हो गई. राइट. दिस इज व्हाट. मैंगो जो है वो क्या इमूवेबल? मैंगो टूटने के बाद इमूवेबल है. अच्छा, और बिल्डिंग से कैसी कौन सी चीजें अटैच होंगी? जैसे देखो, बिल्डिंग बनाने का पॉइंट क्या है? बिल्डिंग मुझे परमानेंटली चाहिए. उसमें अगर आज मैं लाइट लगा रही हूँ, तो मेरी इंटेंशन क्या होगी? लॉन्ग टर्म. तो यहाँ आपको इंटेंशन देखनी है, फर्नीचर फिक्सचर की इंटेंशन देखनी है. अगर एक बिल्डिंग है उसके अंदर एक शॉप है फर्नीचर फिक्सचर की, फर्नीचर एंड फिक्सचर एज सच इज मूवेबल प्रॉपर्टी. वो तो वहां से मूव करने के लिए है. शॉप इज इमूवेबल. ये जो चीजें जब अटैच्ड होती हैं, एक तो ये किस तरीके से जुड़ी हुई हैं. अगर मैं इसका ये पंखे को उतारना भी चाहूंगी, तारे उतारूंगी, तो यहाँ से सारी टूट फूट हो जाएगी, क्वालिटी इसकी खराब हो जाएगी. तो वो चीजें जिनको हम हटाएं और उनकी क्वालिटी खराब हो जाए, दे आर नोन एज इमूवेबल प्रॉपर्टी. दिस पॉइंट इज हाईलाइटेड इन वन पर्टिकुलर केस लॉ. जस्ट आप उसका नाम ही लिख लीजिए. पहला वाला केस लॉ हमने कौन सा किया था? आनंदा बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा. उसमें क्या कहा था? 700 fisheries. राइट टू कैच एंड कैरी फिश फ्रॉम द लेक इज इमूवेबल प्रॉपर्टी. और नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द केस. ये जो केस लॉ है ना, यही आपको बहुत पॉइंट दिला देते हैं, पता है? सिर्फ इनका नाम लिखना ही बहुत है. सुक्री, कुलदीप. और एक चीज और बताऊं, अगर तुम्हें सिर्फ एक ही नाम याद है, इसमें सुक्री याद ना रहे, कुलदीप ही याद रह जाए, तो खाली कुलदीप लिख देना.
अभी मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे लिखते हैं। अगर आपको खाली कुलदीप याद रह जाए तो रेफरेंस टू कुलदीप केस लॉ ऐसे लिख सकते हो आप। आसान हो जाएगा। गुंडाकेल, ठीक है, गुंडाकेल, सुक्री कुलदीप वर्सेस गुंडाकेल। तो मुझे कुछ याद ना भी रहे तो मैं लिख सकती हूँ रेफरेंस टू कुलदीप केस लॉ, राइट। It says movability is defined as capability of a thing to suffer alteration. लिख लो। थक गए हो? कितने घंटे से पढ़ रहे हो? 3 बजे से। घर जाके पढ़ते हो? जून अटेम्प्ट किस किस की है? ओके, द वन पर्टिकुलर केस लॉ जो आपकी सारी कंफ्यूजन को साइड कर देता है। रेफरेंस टू कुलदीप केस लॉ। मूवेबिलिटी क्या है? कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह बिना ऑल्ट्रेशन के कैसे मूव हो सकती है। और अगर किसी चीज की जगह नहीं हिला सकते आप विदाउट इफेक्टिंग इट्स क्वालिटी, जैसे बिल्डिंग है, कैसे लेके जाओगे? यहाँ से ट्यूब भी निकालनी हो तो तोड़फोड़ होगी। तो अगर हम उसकी क्वालिटी को सफर कराए बिना मूव कर सकते हैं तो वो क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी, अदरवाइज वो इमूवेबल है। कुछ चीजें जो जब तक लैंड से जुड़ी है, मैंगो जब तक लैंड के साथ अटैच्ड है वो इमूवेबल है। द मोमेंट इट इज कट स्वेयर्ड इट इज मूवेबल, राइट। एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? किसी भी पॉइंट में पूछ लो एक आधी चीजें मैं ही थोड़ा सा किसी भी चैप्टर को बूस्टअप करने में एक लेक्चर लगता है, देन जो वो स्पीडअप होता है फिर वो बहुत फास्ट होता है। टुडे वॉज योर बेस लेक्चर जिसमें आपकी बेस बन गई है। नाउ यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड एवरीथिंग। जब आपको प्रोविजंस कराए जाएंगे तो आप उन्हें बहुत जल्दी ग्रास्प कर पाओगे। इंस्ट्रूमेंट कहाँ पढ़ा है तुमने? कहीं पढ़ा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है? क्या डिफरेंस है? क्यों, क्या डिफरेंस है? लीगली एनफोर्सेबल क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें एक चीज एब्सेंट होती है, उसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस नहीं होती है। तो वो एग्रीमेंट जिसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस हो वो ही कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सिमिलरली देयर इज अ डेफिनेशन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? राइटिंग में होता है।
राइटिंग में जो भी चीज़ हो उसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं. क्या कहते हैं? और वो डॉक्यूमेंट जो लीगल रिलेशंस क्रिएट करे वो इंस्ट्रूमेंट. वो डॉक्यूमेंट जो क्या क्रिएट करे दैट इज इंस्ट्रूमेंट. सो कैन आई राइट हियर अ डॉक्यूमेंट मीन्स एनीथिंग विच इज इन रिटर्न, और वो क्या क्रिएट कर रही है आपके लीगल रिलेशंस. का मतलब क्या होगा? हाँ, लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस. अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में ये दो चीजें मिल जाएं तो वो क्या कहलाएगा? इंस्ट्रूमेंट. इज इट क्लियर? याद रहेगा? राइट. मूवेबल एंड इमूवेबल. इमूवेबल प्रॉपर मूवेबल इमूवेबल कब ट्रीट होगी? When will you treat movable property as immovable property? क्या देखोगे आप? दो टेस्ट. हाँ, you will write अगर मोड ऑफ एनेक्सेशन ऐसा है कि वो परमानेंटली अटैच्ड है तो वो इमूवेबल है. एंड पर्पस ऑफ एनेक्सेशन इज इंटेंशन क्या है? परमानेंट. इसको हम टीपीए में क्या बोलते हैं? टोपा में डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर्स. तो आप एक हाईलाइट वर्ड कर दोगे अगर टोपा, इट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर्स, तो आपको वहीं फुल मार्क्स स्कोरिंग में मिल जाएंगे. राइट. इमूवेबल प्रॉपर्टी अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. नेक्स्ट आई थिंक नाउ वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास. राइट. क्या स्टार्ट करेंगे हम? ये जो आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है, एंड देन वी विल गो स्लोली थ्रू टू द डॉक्ट्रिन्स. बेसिकली जो हमारे डॉक्ट्रिन्स है दे आर इम्पॉर्टेंट. राइट. तो वी विल ट्राई टू कवर अप दोज डॉक्ट्रिन्स इन द आवर नेक्स्ट क्लास. मतलब जो बेस है थोड़ा बहुत वो, और टुडे वाज द बेस लेक्चर. तो आई विल एक्सपेक्ट आप नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो आपको ये अभी याद है. तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, घर जाके 10 मिनट ये देख लेना, और जो बातें कही गई हैं ना सिर्फ उसको माइंड में एक बार रिकलेक्ट कर लेना, क्योंकि देन व्हेन यू विल अपीयर इन योर एग्जाम ये आपको पेपर कैसे प्रेजेंट करना है इसमें बहुत हेल्प करेंगे. राइट. थैंक यू.